नमस्कार दोस्तों, उत्थान साइंस एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज 2 अक्टूबर है और आज हमारे राष्ट्रपिता हैं हमारे महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री, उन दोनों की जयंती है। दोस्तों आपने सुना होगा एक नारा जय जवान जय किसान का। तो जय जवान जय किसान का जो नारा था वो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ये एक किसान परिवार से ही बिलोंग करते थे या फिर कहें कि ये खुद ही क्या थे, एक किसान ही थे। ठीक है दोस्तों, तो प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ रहे थे सोइल साइंस। कल हमने डिस्कस किया था सोइल साइंस का जनरल इंट्रोडक्शन। आई होप कि बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा और ट्यूशन का जो मेथड था वो भी मैंने आपको बता दिया था कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में किस हिसाब से या क्वेश्चन का टाइप कैसे आया हुआ है। कुछ क्वेश्चन और है जो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। कल का जो वीडियो था उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि सर आप एक तो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज़ कीजिए, तो बिल्कुल की जाएगी। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊं कि 12th पास आउट स्टूडेंट भी है, कुछ ग्रेजुएशन कर रहे हैं और कुछ ग्रेजुएशन लेवल किसी ने ग्रेजुएशन लेवल कर लिया है, कुछ पीजी के भी स्टूडेंट है। तो सभी लेवल के स्टूडेंट हमारे चैनल पर प्रेजेंट है। तो अधिक अपन कहें कि ज़्यादा अपन इंग्लिश का यूज भी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो अपन यहाँ पर यूज करेंगे। हिंदी में भी और इंग्लिश दोनों टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज की जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स के जो कमेंट्स थे वो ऐसे थे कि सर जो आप पढ़ा रहे हो वो सफिशिएंट है या फिर हमें ट्यूशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्थान साइंस एकेडमी ये आपसे वादा करता है कि जो आपको मैटर देगा उससे बाहर आपके कुछ भी नहीं जाएगा। ट्रस्ट तो आपको करना पड़ेगा, विश्वास तो आपको करना पड़ेगा, बाकी हम पर छोड़ दीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। यह आपको मैं गारंटी देता हूँ। आपको ट्यूशन लेने की जरूरत ही नहीं है। वैसे कोविड-19 की वजह से अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूट वगैरह है वो कब स्टार्ट होंगे। तो ऑनलाइन मैटर आपको बहुत बढ़िया दी जा रहा है, तो फिर आप ट्यूशन पर क्यों डिपेंड हो। ठीक है, तो आप बिंदास रहिए, नो टेंशन रहिए। ठीक है, आपको यहाँ पर जो भी मैटर दिया जाएगा वो बिल्कुल एज इट इज दिया जाएगा और अपन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन कवर कर रहे हैं हर टॉपिक को। बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, कोई टेंशन नहीं है, जल्दबाजी करने की हमें अभी कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, हर टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वायर्ड थी कि सर हमें बुक्स वगैरह लाने की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो आपकी इच्छा है। बाकी जो मैं मैटर दे रहा हूँ वो सफिशिएंट है। ठीक है ना दोस्तों, आप प्रॉपर इसके नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते आज का सेशन। कल हमने जो पढ़ा था सोइल साइंस का जो जनरल इंट्रोडक्शन, उसमें हमने देखा था सोइल साइंस की कुछ ब्रांच थी, एक थी पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी। गाइस जो पेडोलॉजी है ना, पेडोलॉजी फटाफट मुझे कमेंट कीजिए कि पेडोलॉजी किसका अध्ययन है, पेडोलॉजी किसे कहते हैं। पेडोलॉजी से जो क्वेश्चन आया था वो आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसके अलावा डबल एओ में भी एक क्वेश्चन आया था इसका और एओ में भी इसका क्वेश्चन आया था। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 में इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है, डबल एओ 2010 में पूछा था और एओ 2011 में। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पेडोलॉजी का संबंध किससे है या मृदा का अध्ययन किससे कहते हैं। तो पेडोलॉजी का जो क्वेश्चन है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 में पूछा हुआ है, डबल एओ 2010 में पूछा हुआ है और एओ 2011 में पूछा हुआ है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कमेंट्स में मुझे कमेंट्स कीजिए कि पेडोलॉजी किसका अध्ययन है। फिर बात करें, एक और था कि जो पेडोलॉजी शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, भाषा का शब्द पूछा था। ठीक है दोस्तों, तो ये किस भाषा का शब्द कल मैंने बताया था आपको। तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए दोनों क्वेश्चन के आंसर कि पेडोलॉजी किसे कहते हैं और पेडोलॉजी किस भाषा का शब्द है। जो पेडोलॉजी है ये किस भाषा का शब्द है, ये डबल एओ 2010 में पूछा था। ठीक है, और एओ में भी पूछा था और वो कब पूछा था, 2011 में। तो देख सकते हो गाइस कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस भाषा का शब्द है, डब्ल्यू 2010 में पूछा था और एओ 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोनों के क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, बातें कम करते हुए, टाइम को बचाते हुए। आज का जो टॉपिक हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और यहां से भी मैं आपको बताऊंगा कि कंपटीशन में जो अपने क्वेश्चन आए थे पहले, डब्ल्यू में पूछा हुआ है, आईसीआर में पूछा हुआ है, जेट में भी पूछा हुआ है, और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी पूछा हुआ है, यहां से क्वेश्चन है। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो कौन सा है, और वो है टॉपिक कंपोजिशन ऑफ सॉइल। कंपोजिशन ऑफ सॉइल, कंपोजिशन ऑफ सॉइल मतलब मृदा का संगठन। आज का हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों, मृदा का संगठन। अब देखिए दोस्तों, संगठन बचपन में या फिर कहूं कि आपने छोटी क्लासेस में, मैं भी था आप भी थे, इंग्लिश में एक अपनी स्टोरी चलती थी कि संगठन में शक्ति होती है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। संगठन में क्या होती है, शक्ति होती है, मजबूती होती है। तो मृदा के ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो मिलकर एक संगठन का निर्माण कर रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस ये। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहां पर अपन बात करेंगे कि मृदा के संगठन में कौन कौन से फैक्टर यहां पर प्रेजेंट है, कौन कौन से कारक यहां पर प्रेजेंट है। तो देखिए, मैं आपको इसको एक सर्किल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आपको बढ़िया तरीके से ये समझ में आ जाए। तो देखिए दोस्तों, इसको मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड किया है। इसको मुख्यतः कितने भागों में डिवाइड किया है हमने, 4 भागों में। फर्स्ट है इसका मृदा जल। फर्स्ट कौन सा है, मृदा जल, ठीक है दोस्तों। सेकंड है मृदा वायु। सेकंड कौन सा है, मृदा वायु। फिर है खनिज पदार्थ। फिर कौन सा है, खनिज पदार्थ। एंड लास्ट है ऑर्गेनिक मैटर, या फिर कहें कि कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। खनिज पदार्थ, मिनरल्स मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, सोइल एयर एंड सोइल वाटर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि मृदा के संगठन में जो मुख्य फैक्टर है वो कितने हैं, 4 है। कौन कौन से हैं, मृदा जल, मृदा वायु, खनिज पदार्थ और ऑर्गेनिक मैटर। ये यदि क्लियर है, जो आपको मैं ये डायग्राम बताऊंगा, सर्किल बताऊंगा, यदि ये आपको क्लियर है, इसका मतलब आपके यहां से 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है और आपके राइट आंसर होगा, ठीक है। तो मृदा जल, मृदा वायु, खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। अब इनका देखते हैं परसेंटाइल कि किसका कितना परसेंटाइल है। तो मृदा जल का कितना है, 25%। मृदा वायु का कितना है, 25%। अब देखो यहां पर 25 इसका है, 25 इसका है, लेकिन इसकी जो मात्रा है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। कितनी होगी, 45%। कितनी होगी, 45%। बाकी शेष कितना रह गया, ऑर्गेनिक मैटर 5%। तो दोस्तों देखिए, इसमें अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। 4 फैक्टर हमें पता चल गया, किसकी कितनी परसेंटाइल है वो भी हमें पता चल गया। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, यहां से क्वेश्चन पुटअप हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले अपन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन का जो मेथड था वो कैसा था। तो देखिए दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बना था कि मृदा में, यहां से क्वेश्चन बना था, देखो कि क्वेश्चन आप इनको नोट कर लीजिए दोस्तों, आप इनको नोट कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगा कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, कितनी प्रतिशत होती है, कितनी प्रतिशत होती है दोस्तों। तो यहां पर आप देख सकते हो 5%। ऑर्गेनिक मैटर का जो परसेंटाइल है वो कितना है, 5%। और ये क्वेश्चन कब पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 में। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो 2013 की जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है डायरेक्ट कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। तो दोस्तों 5% या फिर कहें कि 5% इसमें होती है। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन यहां से बना था, और सेकंड क्वेश्चन बना था कि मृदा में खनिज पदार्थ की मात्रा, ठीक है। लेकिन यहां पर अपन बात करें, एक बार मोटे मोटी जानकारी अपन यहां से ले लेते हैं कि मृदा में मिनरल्स मैटर या फिर कहें खनिज पदार्थ की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। तो यहां पर देख सकते हो बिल्कुल कितनी परसेंट है, 45%। कितनी है, 45%। मिनरल्स की जो परसेंटाइल है वो दोस्तों कितनी है, 45%। कितनी है दोस्तों, 45%। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों आईसीआर 2013 में। कब पूछा हुआ है, आईसीआर 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
ICAR 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मृदा में खनिज पदार्थ का जो परसेंटाइल है वो कितना होता है, 45%। ठीक है, तो डायरेक्ट यहां से पूछे हुए क्वेश्चन है। फिर इसने एक क्वेश्चन और पुटअप किया था, वो अपन नेक्स्ट जैसे अपन सर्किल के अनुसार चलेंगे उस वहां पर आपको मैं क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन का जो मेथड है वो पता चल गया। ठीक है, क्वेश्चन का जो मेथड था वो हमें पता चल गया है। अब देखते हैं यहां पर कि जो खनिज पदार्थ है इसका परसेंटाइल सबसे ज्यादा क्यों है। जो खनिज पदार्थ है इसका जो परसेंटाइल है वो 45 इतना क्यों है। तो दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि मृदा का जो निर्माण हुआ तो कैसे हुआ था, चट्टानों के अपघटन से, चट्टानों के टूटने से, अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों से मिलने से किसका निर्माण हुआ था, मृदा का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो चट्टान रॉक्स, ठीक है ना, रॉक्स का क्या हुआ, अपघटन हुआ, यहाँ पर टूटा है। तो खनिज पदार्थों में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पर, सबसे पहले अपन देखें कि यहां पर क्या हुआ, चट्टानों का अपघटन। यहां पर क्या हुआ, चट्टानों का अपघटन हुआ। दोस्तों इनको नोट करते हुए चलिए, आप रटने की आवश्यकता नहीं है, प्रॉपर इनके नोट्स बनाते हुए चलिए जैसे मैं बना रहा हूं। तो चट्टानों के अपघटन से किसका निर्माण हुआ, खनिज पदार्थों का निर्माण हुआ। किनका निर्माण हुआ, खनिज पदार्थों का। या फिर कहें कि ये क्या है, मृदा का एक अकार्बनिक पदार्थ है। क्या कहें, यह मृदा का एक अकार्बनिक पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, यह क्या है, एक मृदा का अकार्बनिक पदार्थ है। कौन, खनिज पदार्थ, जिसका परसेंटाइल कितना है, 45%। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अपन देखते हैं कि इसके अलावा इसमें कुछ धातुएं प्रेजेंट होती है जो आंशिक रूप में होती है और कुछ बिना आंशिक के रूप में प्रेजेंट होती है। तो देखिए इसमें कुछ धातुएं होती है वो आंशिक के रूप में प्रेजेंट होती है, आंशिक रूप में। तो आंशिक रूप में कौन कौन सी धातुएं प्रेजेंट होती है, तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो, इनमें मोस्ट इंपोर्टेंट एक तो है सिलिका। एक तो क्या है दोस्तों, सिलिका। अब सिलिका का सूत्र क्या होता है, SiO2। इसके अलावा एल्यूमिनियम, इसके अलावा आयरन और ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, इनको नोट कर लीजिए आप। आंशिक रूप में कौन कौन से पाए जाते हैं, सिलिका, SiO2, एल्यूमिनियम, आयरन और ऑक्सीजन। फिर देखते हैं इसमें जो बिना आंशिक के रूप में है, बिना आंशिक के रूप में इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, तो देख सकते हो कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, इसमें आयरन भी प्रेजेंट होता है। तो ये सभी क्या है दोस्तों, आंशिक रूप में इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा और भी है, और कौन सी है, अब्रक हो गई, इसके अलावा क्वार्ट्ज हो गया। ठीक है, इसके अलावा अब्रक हो गई और क्वार्ट्ज, और भी है दोस्तों, कौन कौन सी है, तो देखिए सैंड, सिल्ट और क्ले। सैंड, सिल्ट और क्ले। सैंड किसको कहेंगे, जो मोटी बालू होती है, मोटी बालू होती है जिसकी जलधारण क्षमता क्या होती है, कम होती है, और उनमें रंध्रावकाश क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सैंड, सिल्ट, क्ले। दोस्तों मैं यहां पर बात करूं कि सैंड, सिल्ट और क्ले, इन तीनों के अनुपात को अपन क्या कहते हैं, तो इन तीनों के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों, कर्णपुंज। क्या कहते हैं दोस्तों, कर्णपुंज। नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सैंड, सिल्ट और क्ले, इन तीनों के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों, कर्णपुंज। पुंज का मतलब समूह। समूह किन किन का है, सैंड का है, सिल्ट का है और क्ले का है। तो ये हुई दोस्तों खनिज पदार्थ के बारे में मोटी मोटी जानकारी। तो यहां पर देख सकते हो कितनी सारी धातुएं हैं। इसके अलावा अब्रक हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, कर्णपुंज हो गया, चट्टानों का अपघटन भी हुआ, इसमें अकार्बनिक पदार्थ भी प्रेजेंट है। तो इतनी सारी क्रियाएं इसमें प्रेजेंट है, और इन्हीं क्रियाओं के कारण इनमें सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है, इसका परसेंटाइल है। क्या दोस्तों है इसका परसेंटाइल, इसका क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो आई होप कि खनिज पदार्थ आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर। ये आपने नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि नोट नहीं किया तो वीडियो को थोड़ा बैक करके फिर वापस आप इसको नोट कर सकते हो। फिर देखिए दोस्तों, अपन अब बात करेंगे यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर की, यहाँ पर बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, इससे पहले अपन देखें कि जो खनिज पदार्थ और ऑर्गेनिक मैटर है, इन दोनों को किसमें सम्मिलित किया गया है, तो दोस्तों इन दोनों को किया गया है ठोस भाग में। किसमें, ठोस भाग। ठीक है, और जो मृदा जल और मृदा वायु है, इनको किसमें प्रेजेंट किया गया है, रंध्रावकाश में। किनमें दोस्तों, रंध्रावकाश में।
ये दोनों किस में आएंगे, ठोस भाग में आएंगे, और जो बाकी शेष भाग रह गया वो किस में आएगा, रंध्रावकाश। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन दोनों को ठोस भाग में क्यों दिया गया, क्योंकि यहां पर भी क्या प्रेजेंट है, ठोस भाग, चट्टाने प्रेजेंट होगी। ऑर्गेनिक मैटर में क्या उपस्थित होती है, सड़ा गला हुआ पदार्थ प्रेजेंट होता है जो ठोस रूप में होता है, इसलिए इन दोनों को तो किसमें सम्मिलित किया गया, ठोस भाग में। बाकी शेष रह गया मृदा जल और मृदा वायु, तो इनको रंध्रावकाश में क्यों दिया गया, सम्मिलित क्यों किया गया। तो सबसे पहले तो हमें जानना यह जरूरी है कि जो रंध्रावकाश होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रंध्रावकाश होता है, मान लीजिए ये अपना क्या है, फील्ड है, ये अपना क्या है दोस्तों, फील्ड है। यहां पर क्या प्रेजेंट है, यहां पर अपनी मिट्टी प्रेजेंट है। अब मिट्टी किसका रूप है, एक कठोर भाग का रूप है। किसका भाग है दोस्तों, मिट्टी कठोर है। मिट्टी कठोर होती है तो कठोर भाग का ही क्या होगा, सम्मिलित इसमें होगी। फिर देखते हैं कि दोस्तों इसमें देखिए, मैं थोड़ा इसको ग्रीन कर देता हूं। जो ब्लू कलर का है वो मिट्टी होगी, वो क्या होगी, सॉइल होगी, और जिसमें ग्रीन कलर किया है वो क्या होगा दोस्तों, रंध्रावकाश होगा। तो आप यहां पर देख सकते हो कि मिट्टी के बीच में, सोइल के बीच में जो पार्ट, जो पोर स्पेस, पोर जो अपन स्पेस कहते हैं, वो क्या रहता है, खाली। मिट्टी के दो कणों के बीच में जो रिक्त स्थान रहता है, मिट्टी के दो कणों के बीच में जो रिक्त स्थान रहता है उसे ही अपन क्या कहते हैं, रंध्रावकाश कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, रंध्रावकाश। और इन रंध्रावकाशों में क्या प्रेजेंट होती है, जल प्रेजेंट होता है और वायु प्रेजेंट होती है। लेकिन दोस्तों जल और वायु कभी भी दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होगी। जल होगा तो वायु नहीं होगी, और वायु होगी तो जल प्रेजेंट नहीं होगा। एक दूसरे के क्या है दोस्तों, अपोजिट है, ठीक है। तो ये भाग तो कौन सा हो गया, ठोस भाग हो गया, और ये भाग कौन सा है दोस्तों, रंध्रावकाश। आई होप कि आपको दोनों जो क्रियाएं थी सम्मिलित, जो आपको समझ में आ गई होगी। अभी बात करेंगे यहां पर दोस्तों ऑर्गेनिक मैटर की बात करेंगे। जो ऑर्गेनिक मैटर है ये क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक मैटर होता क्या है। तो देखिए दोस्तों अपन यहां पर नोट करते हुए चलेंगे। ऑर्गेनिक जो मैटर होता है, मैं यहां पर नोट कर देता हूं ऊपर की तरफ, आप इनको नोट करते हुए चलिए आपकी नोटबुक में, कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो ये होता है कि सड़ा गला हुआ पदार्थ, या फिर कहें कि पेड़ पौधों और वनस्पति, इसके अलावा जीव जंतु इनसे प्राप्त, या फिर कहें कि इनका जो सड़ा गला हुआ पदार्थ ही क्या होता है दोस्तों, ऑर्गेनिक मैटर होता है। पेड़ पौधों की पत्तियां हो गई, कोई जीव यदि मर गया तो उसका जो अवशेष है वो किसके रूप में सम्मिलित हो जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर के रूप में प्रेजेंट हो जाते हैं। फिर बात करूं मैं दोस्तों, मान लीजिए ये अपना क्या है, फील्ड है, तो फील्ड की सबसे जो ऊपरी लेयर है, वो किसकी बनी होती है, वो ऑर्गेनिक मैटर की बनी होती है। किसकी बनी होती है, ऑर्गेनिक मैटर की। दोस्तों संस्तर का नाम सुना होगा आपने, किसका, संस्तर का। ये नेक्स्ट सेशन में अपन पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। संस्तर अलग अलग प्रकार के थे, O A B C मुख्यतः यही थे, ठीक है। तो सबसे ऊपरी जो लेयर में प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, ओ संस्तर, और उससे अपन क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर। लेकिन शर्त ये है, ये कहां पर प्रेजेंट होगा, जहां की वनस्पति, या फिर कहेंगे जहां पर वनस्पति अधिक होगी ना, वहां पर ऑर्गेनिक मैटर या फिर ओ संस्तर प्रेजेंट होता है। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या बन गया कि ऑर्गेनिक मैटर की जो परत है वो मृदा के सबसे ऊपरी भाग में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। समझ में आ गया होगा, तो इसको लिख देता हूं मैं कि फिर कहें कि मृदा की सबसे ऊपरी परत में उपस्थित, मृदा की सबसे ऊपरी लेयर में कौन सा भाग प्रेजेंट होता है, वो होता है ऑर्गेनिक मैटर। आई होप कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं कि इसमें 5% ऑर्गेनिक मैटर है, इसमें इसके अलावा और क्या क्या प्रेजेंट है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन यहां से पूछा हुआ है, इसमें 80% तो होती है ह्यूमस। क्या होती है इसमें, 80% ह्यूमस। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें ह्यूमस का परसेंटाइल कितना होता है, तो वो कितना होता है, 80% होता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा 10% क्या होती है, जड़ होती है। 10% क्या होती है, जड़ होती है। और इसके अलावा जो 10% है,
80% तो क्या हो गया दोस्तों, इसमें ह्यूमस हो गया, 10% क्या हो गई, जड़ हो गई, और 10% इसमें जो बाकी शेष रह गया वो सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो कितना है 10%। तो टोटल कितना हो गया 100%। आप इनको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। फिर बात करें कि ह्यूमस क्या होती है। ह्यूमस अपन इसे कहेंगे सड़ा गला हुआ पदार्थ। सेकंड है जड़, पेड़ पौधों की जड़ें, रूट आप जानते हो जो मृदा के अंदर प्रेजेंट होती है। सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनका काम क्या होता है। तो दोस्तों माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनका काम होता है डीकंपोजिशन का। किसका काम होता है दोस्तों, डीकंपोजिशन का, अपघटन का काम कौन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, सूक्ष्म जीव करते हैं। इससे क्या होगा, मृदा कैसी बनी रहती है, भुरभुरी बनी रहती है, मृदा की उर्वर क्षमता अच्छी बनी रहती है। जैसे आपने सुना होगा अगर लेग्यूमिनेसी कुल की जो फसलें होती है उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया को लाभदायक ही है, ठीक है ना, तो उनमें भी क्या उपस्थित होते हैं, सूक्ष्म जीव। ठीक है दोस्तों, तो डीकंपोजिशन का जो काम करता है वो कौन करते हैं, सूक्ष्म जीव। इसके अलावा अपन बात करें, अब देखो यहां से क्वेश्चन आया हुआ है एक, कौन सा, नोट कर लीजिएगा कि भारत की मृदाओं में कितना प्रतिशत ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, नोट कर लीजिएगा कि भारत की मृदाओं में कितना प्रतिशत ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। 5%। ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है, 5%। फिर देखिए यहां पर ये नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। यदि नोट नहीं किया तो वीडियो को थोड़ा बैक करके आप इसको नोट कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट आया हुआ है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ही आया हुआ है 2013 में, और वो क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों वो क्वेश्चन है, सबसे पहले अपन यहां पर बात करेंगे राजस्थान के मैप की। तो राजस्थान का जो मैप होता है वो कैसा होता है, ये लीजिए। राजस्थान की आकृति किसके समान होती है, पतंगाकार, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जेट 2013 में एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थान की जो स्थिति है, क्षेत्रफल है वो कितना है, तो कितना है दोस्तों, वो कितना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये जेट 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो राजस्थान की जो स्थिति है वो कैसी है, पतंगाकार स्थिति है। अब अपन बात करते हैं यहां पर दिशाओं में, ऊपर कौन सी होगी, नॉर्थ, यहां पर साउथ, यहां पर कौन सी होगी, ईस्ट, और यहां पर कौन सी होगी, वेस्ट, पश्चिम। अब दोस्तों जो अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो बालुई मृदा है, कौन सी दोस्तों, बलुई मृदा, वो कौन सी दिशा में प्रेजेंट है। जो मरुस्थल का जो थार का रेगिस्तान है वो कौन सी दिशा में प्रेजेंट है, वो यहां पर प्रेजेंट है। कहां पर है, उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम दिशा में क्या प्रेजेंट है, थार का रेगिस्तान। यहां की जो मिट्टी है वो कैसी है, बालू मिट्टी है। कैसी है दोस्तों, यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है, बालू मिट्टी। अब ये बालू मिट्टी क्यों हुई, यदि यहां पर अपन बात करें, अभी हमने बात की कि भारत की मृदाओं में 5% क्या प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक मैटर। यदि ऑर्गेनिक मैटर 5% प्रेजेंट है तो यहां की जो मिट्टी है वो बालू क्यों है, तो दोस्तों यहां से क्वेश्चन पुट अप हुआ था इसी कारण। तो यहां पर जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कितना है, 0.1%। कितना है दोस्तों, 1%, 0.1%। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान की मृदाओं में कितना प्रतिशत ऑर्गेनिक मैटर होता है, ताकि या फिर उसी वजह से वहां की मृदा कैसी होती है, बालू। तो यहां की जो मिट्टी है उनमें ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट होगा, 0.1%। ठीक है दोस्तों, यदि यहां पर 5% यदि ऑर्गेनिक मैटर होता तो दोस्तों क्या ये मिट्टी बालू होती, बिल्कुल भी नहीं होती। यदि ऑर्गेनिक मैटर 5% होता ये बालू कभी भी नहीं होती, ये दोमट मिट्टी होती, क्ले मृदा होती। फिर बात करें यहां पर कि यहां की जो मृदा है उसमें यदि 20% से अधिक हो जाए क्या, ऑर्गेनिक मैटर, यदि किसी मृदा में ऑर्गेनिक मैटर 20% से अधिक हो जाए तो वो मृदाएं कौन सी होगी, तो वो मृदाएं होंगी कार्बनिक मृदाएं, कार्बनिक मृदाएं या फिर खनिज मृदाएं, या फिर खनिज मृदाएं, ऑर्गेनिक सॉइल या फिर मिनरल सॉइल। कार्बनिक मृदाएं या फिर खनिज मृदाएं उनको कहेंगे। तो दोस्तों आई होप कि ये आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि राजस्थान की मृदाओं में ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है, 0.1%। इसी कारण वहां की मृदाएं कैसी होती है, बालू या रेत कह सकते हैं।
अभी हमने यहाँ पर बात की थी ऑर्गेनिक मैटर में, तो इसमें 80% क्या था, ह्यूमस था, 10% इसमें रूट थी और 10% क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव था। तो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सूक्ष्म जीव मिट्टी को या फिर कहे कि किसी भी पदार्थ को तोड़ने का काम करती है, और उनसे बेनिफिट क्या मिलता है, तो उनसे हमें बेनिफिट मिलता है कि एक तो मृदा की जो जल धारण क्षमता है, जल धारण क्षमता क्या होती है, अच्छी हो जाती है। समझ गए? तो जो 10% माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनसे हमें बेनिफिट क्या मिला, उनसे हमें बेनिफिट मिला कि मृदा की जो जल धारण क्षमता है वो अच्छी बनी रहती है, अच्छी हो जाती है, जल को धारण करने की क्षमता। तो दोस्तों मुझे बताइए कि जो जल धारण क्षमता है क्या वो बालू मृदा की अच्छी होगी क्या, और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, फटाफट मुझे बताइए क्यों नहीं होगी दोस्तों। चलो मैं ये बता देता हूं, वो इसलिए नहीं होती कि बालू मृदा के जो कण है वो क्या होते हैं, आकार में मोटे होते हैं, और उन कणों के मध्य में जो स्पेस है, पोर है, वो क्या होता है, अधिक होता है। कणों का आकार अधिक होता है, रंध्रावकाशों की संख्या कम है, और रंध्रावकाशों की संख्या कम और आकार ज्यादा है, तो जल धारण क्षमता क्या होगी, कम होगी। अब जल धारण क्षमता बढ़िया या अच्छी किन मृदाओं की होती है, तो क्ले मृदाओं की जल धारण क्षमता क्या होती है दोस्तों, अच्छी होती है। क्या होती है दोस्तों, अच्छी। फिर बात करें यहां पर कि मृदा की जो मुख्य अंग है वो कौन कौन से हैं, मोस्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आरएस 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन सा, कि मृदा के मुख्य अंग है, मुख्य अंग है, मृदा के मुख्य अंग है, आरएस 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों मुझे बताइए कि मृदा के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, हवा, पानी और खनिज। कौन कौन से हैं, हवा, पानी और खनिज। ये आरएस 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन का मेथड भी आपको बता दिया कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने बात की खनिज पदार्थों के बारे में और ऑर्गेनिक मैटर के बारे में। कल की क्लास में अपन बात करेंगे सोइल वाटर और सोइल एयर के बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे। यहां से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आए हुए हैं, AAO में आए हुए हैं, ICR में भी आया हुआ है, जेट में भी आया हुआ है, और AO में भी यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों ये हमने बात की संपूर्ण मृदा के संगठन के बारे में। एक बार इसको कंप्लीट इसको अपन रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, मृदा के संगठन में मुख्य 4 कारक प्रेजेंट होते हैं, मृदा जल, मृदा वायु, खनिज पदार्थ और ऑर्गेनिक मैटर। सोइल वाटर, सोइल एयर, मिनरल्स, मैटर एंड ऑर्गेनिक मैटर। परसेंटाइल की बात करें यहाँ पर, तो सोइल वाटर 25% होता है, सोइल एयर 25% होती है, मिनरल्स मैटर यहाँ पर 45%, जो कि सबसे ज्यादा परसेंटाइल है, और सबसे कम जो परसेंटाइल होगा वो ऑर्गेनिक मैटर का होगा, 5% होगा। ठीक है दोस्तों। फिर हमने बात की यहाँ पर खनिज पदार्थ की, मिनरल्स मैटर की, कि सबसे ज्यादा जो परसेंटाइल होता है इसका वो क्यों होता है, क्योंकि इसमें चट्टान रॉक्स का क्या होता है, डिकम्पोजिशन, या फिर कहें कि अपघटन यहाँ पर होता है चट्टानों का। अकार्बनिक पदार्थ है, इसके अलावा सैंड, सिल्ट, क्ले, कणपुंज यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसके अलावा कुछ धातुएं यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और उन्हीं के सम्मिलित रूप के कारण इनमें सबसे ज्यादा क्या होती है, परसेंटाइल। फिर हमने बात की ऑर्गेनिक मैटर। यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि खनिज या मृदा के संगठन में या मृदा में कितना परसेंटाइल ऑर्गेनिक मैटर होता है, 5%। राजस्थान की मृदाओं में 0.1% होता है, जिसके कारण वहां की मृदाएं कैसी है, बालू। भारत की मृदाओं में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो 5% होता है। ठीक है। फिर हमने बात की कि इसमें 80% ह्यूमस होती है, 10% इसमें जड़ थी, और 10% माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, जो क्या करते हैं, जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा फिर हमने बात की यहाँ पर राजस्थान की मैप की कि इसकी पतंगाकार आकृति होती है। आकार क्षेत्रफल राजस्थान का इतना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो जेट 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो राजस्थान की स्थिति के बारे में बात की, यहाँ पर यदि 20% से अधिक ऑर्गेनिक मैटर होता है तो वो मृदाएं कौन सी होगी, कार्बनिक सोइल या फिर खनिज मृदाएं। फिर हमने बात की यहाँ पर कि मृदा के जो मुख्य अंग है वो कौन कौन से हैं, हवा, पानी और खनिज। ये आरएस 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों मृदा का जो संगठन है, कंपोजिशन ऑफ सॉइल की फर्स्ट क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और कल का हमारा टॉपिक होगा सॉइल वाटर एंड सॉइल एयर। तो तैयार होके आइए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।